हेलो लर्नर्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के कुछ रीजंस बताऊंगी। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियो में जाना। आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे रीजंस बताऊंगी, कुछ ऐसे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिन कारणों की वजह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन होता है। तो शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि बेसिकली लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन 3 फेज में डिवाइड होता है: इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर, डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर और नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। हमारा जो पहला फेज होता है वो होता है इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। फिर जो हमारा दूसरा फेज होता है वो होता है डिमिनिशिंग रिटर्न टू अ फैक्टर। और जो हमारा तीसरा फेज होता है वो होता है नेगेटिव रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इस तरह से ये 3 फेज में डिवाइडेड होता है: फेज 1, फेज 2 और फेज 3। आज हम इन तीनों फेजेस को एक एक करके जानेंगे कि ऐसे किस किस वजह से ये सारे फेजेस होते हैं। तो फेज़ 1 में क्या होता है? फेज़ 1 में हमें पता है कि टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज करता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करता है। टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, जिस वजह से मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है? सबसे पहला पॉइंट है बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। हमें पता है कि किसी भी फिक्स्ड फैक्टर की एक लिमिट होती है कि जहाँ तक उसको बेटर यूटिलाइज किया जा सकता है। अगर हम वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, किसी एक पर्टिकुलर वेरिएबल फैक्टर को बढ़ाएंगे, तो हम उस फिक्स्ड फैक्टर को और बेहतर तरीके से यूज़ कर पाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक मशीन है जिसको 4 लेबर मिलके यूज़ कर रहे हैं, और अगर उसमें 5वां लेबर भी आ जाता है तो वो मशीन को और बेहतर तरीके से कंट्रोल कर पाएंगे और अच्छे तरीके से उसको चला पाएंगे, जिस वजह से हमारा टोटल आउटपुट जो है वो इंक्रीज करेगा। इस तरह से सेकेंड पॉइंट है इंक्रीज्ड एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। जब कहते हैं कि जब कोई काम एक अकेला बंदा करता है तो वो उसके लिए भारी होता है, लेकिन जब सब साथ मिलके करते हैं तो उस काम को और अच्छे तरीके से किया जा सकता है। ठीक है, तो यही बात है इसमें भी। जब हम 3 की जगह 4 वर्कर्स को एम्प्लॉयड कर देंगे, जब हम एक पर्टिकुलर वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज कर रहे होंगे, तो क्या होगा? कोई भी काम हमारा और बेहतर तरीके से होगा और हमारा टोटल आउटपुट इस तरह से इंक्रीज करेगा और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज करेगा। थर्ड वन इज इनडिविजिबिलिटी ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। कुछ फिक्स्ड फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिनको कि डिवाइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक कोई मशीन है तो आप मशीन को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके उससे छोटे छोटे काम नहीं ले सकते। आप उनको इकट्ठे ही एक साथ उसका काम ले सकते हैं और उसका जो भी एक ऑप्टिमम लेवल है, जैसे जितना भी वो आउटपुट प्रोवाइड कर सकता है एक मशीन, वहाँ तक हम जा सकते हैं बिना उसको टुकड़ों में डिवाइड किए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक मशीन है जिसकी टोटल ऑप्टिमम लेवल अगर हम बात करें तो 40 यूनिट्स की है, वो 40 यूनिट्स ऑफ गुड्स एक दिन में प्रोड्यूस कर सकता है, लेकिन वर्कर्स की कमी होने की वजह से 30 यूनिट्स ऑफ गुड्स ही प्रोड्यूस हो रहे थे। तो जब हम वर्कर्स बढ़ाएंगे, माने जब हम वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉयड करेंगे, तो क्या होगा? हमारा जो भी लेवल है टोटल प्रोडक्ट का वो इंक्रीज करेगा और उस मशीन के ऑप्टिमम लेवल तक पहुंच जाएगा, यानी 40 यूनिट तक प्रोड्यूस होने लगेगा। क्या करने से? वेरिएबल फैक्टर्स को, लेबर्स को बढ़ाने से। ठीक है, तो इस तरह से 3 पॉइंट्स हैं इसमें फेज़ 1 में, जिन जिन कारणों से फेज़ 1 में जो भी हमारा टोटल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज करता है एट इंक्रीजिंग रेट। क्यों इंक्रीज करता है? सबसे पहली बात कि जब हम वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज कर रहे होते हैं तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज हो रहा होता है। क्यों? क्योंकि जो भी फिक्स्ड फैक्टर है उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से हो पाता है, इफ़िशियंसी बढ़ जाती है काम की, और हम फिक्स्ड फैक्टर को टुकड़ों में नहीं बांट सकते हैं, जिस कारण से वेरिएबल फैक्टर को एम्प्लॉयड कर लेने से, यानी वेरिएबल फैक्टर को बढ़ा देने से हमारा फिक्स्ड फैक्टर और बेटर तरीके से काम करने लगता है। तो इस तरह से फर्स्ट फेज के ये 3 रीजंस हैं ना। सेकेंड फेज में क्या होता है? सेकेंड फेज को कहते हैं डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है? टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज तो करता है बट डिमिनिशिंग रेट पे। डिमिनिशिंग रेट क्यों हो जाती है? क्योंकि अब मार्जिनल प्रोडक्ट डिक्रीज करने लगता है।
फर्स्ट केस में टोटल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा होता है और मार्जिनल प्रोडक्ट भी इंक्रीज कर रहा होता है, जिस वजह से कहते हैं टीपी इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। लेकिन इस फेज में क्या होता है कि टीपी तो इंक्रीज कर रहा होता है लेकिन उसकी रेट डिक्रीज कर रही होती है, जो कि होता है मार्जिनल प्रोडक्ट के डिक्रीज होने की वजह से। अब ये क्यों होता है? फर्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम कम्बिनेशन ऑफ फैक्टर। अभी जैसे मैंने आपको बताया, किसी भी एक फिक्स्ड फैक्टर की एक ऑप्टिमम लेवल होती है। जैसे अगर एक कोई मशीन है, वो अगर 40 यूनिट ऑफ ऑप्टिमम इनपुट्स को प्रोड्यूस कर सकता है एक दिन में, तो वो उसका ऑप्टिमम लेवल होगा। वो एक दिन में इससे ज़्यादा इनपुट को प्रोड्यूस नहीं कर सकता है, भले आप 4 की जगह 10 लेबर ले ले, उस मशीन की जितनी कैपेसिटी है वो उसके अंडर ही प्रोड्यूस करेगा। तो इस वजह से क्या होता है कि जो मार्जिनल प्रोडक्ट होता है ना, वो डिक्रीज करने लगता है। यानी जो एडिशनल यूनिट हम गेन कर रहे होते हैं मोर नंबर ऑफ लेबर्स को एम्प्लॉयड करके, वो डिक्रीज करने लगता है, क्योंकि उसकी एक ऑप्टिमम लेवल है, उस फिक्स्ड फैक्टर की एक ऑप्टिमम लेवल है, हम उससे ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। सेकेंड वन इज इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट। ये जो फिक्स्ड फैक्टर और जो वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं ना, ये आपस में बड़े इम्परफेक्ट होते हैं। ये कैसे इम्परफेक्ट होते हैं? क्योंकि जब एक मान लो एक दूसरे की जो लिमिट होती है, दोनों की एक दूसरे की लिमिट होती है और दोनों एक दूसरे के एज अ सब्स्टिट्यूट नहीं यूज़ किए जा सकते, एक लिमिट तक ही सब्स्टिट्यूट यूज़ किए जा सकते हैं। जैसे अगर आपको कैपिटल नहीं इन्वेस्ट करना है, कैपिटल फिक्स्ड फैक्टर है, तो आप क्या करेंगे, कुछ लेबर्स को बढ़ा देंगे। अगर आपको मशीन्स नहीं खरीदनी है तो आप सोचेंगे कि हम कुछ लेबर्स को बढ़ा करके प्रोडक्शन बढ़ा दें। शॉर्ट रन में यही होता है ना, फिक्स्ड फैक्टर अगर हम नहीं बढ़ा सकते हैं तो हम क्या करते हैं, वेरिएबल को बढ़ा देते हैं। तो क्या होता है कि उस फिक्स्ड फैक्टर की एक ऑप्टिमम लेवल है, वो वहीं तक ही प्रोड्यूस कर सकता है। तो क्या है, ये बेटर सब्स्टिट्यूट नहीं है, परफेक्ट सब्स्टिट्यूट नहीं है। हमेशा एक दूसरे को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हैं, एक लिमिट तक ही एक दूसरे को हम एक दूसरे की जगह पर रिप्लेस कर सकते हैं। अगर हम बार बार लेबर्स को बढ़ाएंगे तो वो मशीन अपने कैपेसिटी तक ही प्रोड्यूस कर पाएगी। ज़्यादा लेबर बढ़ाने से कुछ नहीं होगा। ज़्यादा लेबर बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट होगा वो डिक्रीज़ करने लगेगा, जिस वजह से टोटल आउटपुट या टोटल प्रोडक्ट जो है उसकी रेट डिक्रीज़ करने लगेगी। वो इंक्रीज़ तो करेगा कुछ समय तक के लिए, बट रेट डिक्रीज़ करने लगेगी। माने अगर पहले 5 यूनिट से इंक्रीज़ हो रहा था तो अब वो 4 यूनिट से ही इंक्रीज़ करेगा। इसको कहते हैं रेट में डिक्रीज़ होना। नाउ फेज 3 कहलाता है नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर। इसमें क्या होता है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होता है, यानी एडिशनल प्रोडक्ट जो हम गेन कर रहे हैं, वो अब नेगेटिव होना शुरू हो जाता है और जिस वजह से टोटल प्रोडक्ट डिक्रीज़ करने लगता है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, किसी भी मशीन की एक ऑप्टिमम लेवल होती है, किसी भी फिक्स्ड फैक्टर की एक ऑप्टिमम लेवल होती है, वो वहीं तक, उसी यूनिट तक जिसकी जितनी उसकी कैपेसिटी है, बस उसी तक वो प्रोड्यूस कर सकता है, उसके आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि जो रिटर्न हमें मिलता है, यानी जो आउटपुट होने लगता है, वो नेगेटिव चला जाता है। क्यों? जैसे फॉर एग्जांपल अब एक्सेस लेबर हो गए हैं, ठीक है, उनका कोई काम नहीं है, कुछ लेबर्स काम करते हैं, कुछ सोए रहते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, हमारा जो आउटपुट है वो डिक्रीज़ करना शुरू हो जाएगा और डिक्रीज़ करते करते वो एक समय ऐसा आएगा कि वो ज़ीरो हो जाएगा और फिर अब नेगेटिव चला जाएगा। ये क्यों होता है? सब नंबर 1 इज़ लिमिटेशंस ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। अभी हमने जाना कि फिक्स्ड फैक्टर के कुछ लिमिटेशंस होते हैं। हर फिक्स्ड फैक्टर को हम, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये होती है कि हम फिक्स्ड फैक्टर को शॉर्ट रन में इंक्रीज़ नहीं कर सकते। अब हमारा क्या हो गया था फेज़ 2 में कि जो भी उस मशीन की कैपेसिटी थी वो उससे ऑप्टिमम लेवल पे प्रोड्यूस कर रहा था, ठीक है, जिस वजह से हमारा एमपी अब डिक्रीज़ होने लगा था। तो अब शॉर्ट रन में हम उस फिक्स्ड फैक्टर को इंक्रीज़ नहीं कर सकते हैं अपना टोटल प्रोडक्ट को इंक्रीज़ करने के लिए, जिस वजह से अब हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने लगेगा, डिक्रीज़ करते करते ज़ीरो पे पहुंच जाएगा और फिर वो अब नेगेटिव होने लगेगा। सेकेंड वन इज़ पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स्ड फैक्टर। अभी जैसे हमने जाना कि दोनों एक दूसरे के अच्छे सब्स्टिट्यूट नहीं होते हैं,
जिस वजह से दोनों के बीच में पुअर कोऑर्डिनेशन होता है, दोनों एक दूसरे को ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं काम करने में, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा टोटल आउटपुट है वो डिक्रीज करने लगता है और मार्जिनल प्रोडक्ट नेगेटिव होने लगता है। थर्ड वन इज डिक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर्स। अभी जैसे फर्स्ट फेज में क्या हुआ था कि एफिशिएंसी इंक्रीज कर गई थी, लेकिन जब हम बार बार वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज करते जाएंगे विदाउट इंक्रीजिंग द फिक्स्ड फैक्टर, तो क्या होगा कि उनकी एफिशिएंसी भी डिक्रीज होने लगेंगी। अगर 5 वर्कर्स है, 5 में से 4 वर्कर के काम है, ठीक है, 4 वर्कर का काम है, एक वर्कर काम नहीं कर रहा है, तो उसको देख करके 4 वर्कर्स भी काम नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। इसको कहते हैं एफिशिएंसी डिक्रीज हो जाना। वो या तो वेस्ट करेंगे टाइम को, एक दूसरे से गप्पे लड़ाएंगे, मतलब उनका जो काम का जो लिमिट होता है ना वो कम जाएगा, वो काम करना कम कर देंगे, जिस वजह से हमारा टोटल आउटपुट डिक्रीज करना शुरू कर देगा और मार्जिनल प्रोडक्ट जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 फेज होते हैं हमारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में, जो कि किस किस वजह से होते हैं ये आज मैंने आपको बताया। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।